आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का मापन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको मात्रक एवं गति के बारे में पढ़ना होता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो पाए। तो बिना समय बर्बाद किए आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मापन क्या होता है। तो देखिए, किसी भौतिक राशि के मापन में उसकी तुलना समान राशि के साथ की जाती है। ठीक है, यही होता है हम लोगों का मापन। अब जो होता है इसमें मात्रक को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। तो चुनी गई मानक राशि होता है। ठीक है, मात्रक जो होता है क्या, चुनी हुई मानक राशि होता है। किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है वह संख्या उस राशि का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, भौतिकी में काम आने वाला प्रत्येक मापक यंत्र को एक स्केल यानी कि पैमाना भी जिसे बोला जाता है ऐसा होता है। ठीक, और प्रत्येक स्केल निश्चित मात्रकों में अंकित रहता है। जैसे हम लोगों का क्या है, मीटर रूलर, ठीक, सेंटीमीटर है, ये सब जो है क्या सेंटीमीटर में अंकित रहता है। ठीक है, और छोटी लंबाई मापने में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, विज्ञान में जो एसआई मात्रकों का उपयोग होता है, ठीक, इसमें एसआई की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रांसीसी शब्द मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, इसी को हम लोग सिस्टम एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो हम लोगों का एसआई के मूल जो मात्रक होते हैं जिसे हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। इसको हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। ये जो है आपके टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं जिनके आधार पे आप कोई भी बीमा माप सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोगों का सबसे पहला भौतिक राशि होता है वो होता है लेंथ। ठीक है, क्या लेंथ, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक, और इस मीटर को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल m से। तो पता चल गया, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और इस मीटर को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल m से। ठीक है, दूसरा जो हम लोगों का मूल मात्रक आता है वो होता है द्रव्यमान यानी कि आपका भार। ठीक है, तो भार का जो हम लोगों का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। हम लोग जो भी भार मापते हैं वो क्या किलोग्राम में मापते हैं, और इस किलोग्राम को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो केजी से। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और इस किलोग्राम को हम लोग केजी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग का मूल मात्रक है वो है समय। ठीक, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। ठीक है, और इस सेकंड को हम लोग क्या एस से सूचित करते हैं। तो इस सबको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके मूल मात्रक है। ठीक है, अगला जो मात्रक होता है वो है ताप। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, तो केल्विन में मापते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा। अब इस केल्विन को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो के से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, तो इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, और इस एम्पियर को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं। ठीक, अगला जो हम लोगों का मूल मात्रक है वो है ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। ठीक है, जिसे हम लोग CD से इंडिकेट करते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आता है, उसे भी आप जान सकते हैं, जिसमें होता है आपका LIC। ठीक है, तो LIC में हम लोग का L का मतलब लूमिनस होता है, I का मतलब इंटेंसिटी होता है, और C का मतलब कैंडेला होता है। तो इससे आपका ये काफ़ी आसानी से याद करके रख सकते हैं। LIC यानी कि लूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कैंडेला होता है। ठीक है,
अगला जो हम लोगों का मूल मात्रक है वो है पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपका मोल। और इस मोल को हम लोग क्या चीज़ MOL यानी कि मोल से ही इंडिकेट करते हैं। तो ये रहा आपका कुल 7 मूल मात्रक। ठीक है, इसमें अब आपका 2 गो और भी मात्रक होता है, जिसमें आपका एक होता है क्या, समतल कोण। ठीक है, समतल कोण के बाद एक होता है ठोस कोण। ठीक है, तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, जिसे हम लोग ST के नाम से भी जानते हैं। और इसका ठोस कोण का जो होता है, एक मिनट, और ठोस कोण का जो होता है वहाँ पे हम लोग का केवल रेडियन होता है। ठीक है, जिसे हम लोग RAD से सूचित करते हैं। तो ये रहा हम लोग का टोटल मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब अन्य भौतिक राशियों के मात्रक इन 7 आधारी मात्रकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जितना भी आपको मात्रक निकालना होता है इन्हीं 7 के आधार पे निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए इन मात्रों को व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइवेड यूनिट्स कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक निकालना होता है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। ठीक, घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। कार्य या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग का विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ये सब जो है आपके इन्हीं 7 के आधार पे आपका जो भी मात्रक होता है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। अब देखिए मात्रकों की अन्य प्रचलित पद्धतियाँ भी है, जैसे सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक, इस पद्धति में जो कि आपके संक्षेप में इसको CGS पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक, तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति जो कि आपका होता है FPS पद्धति। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का क्या है SI सिस्टम है, उसी प्रकार से आपका CGS FPS होता है। ठीक, अब इसमें जो है 1 फुट जो होता है आपका लगभग 0.3048 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक, वहीं पे अगर पाउंड की बात करें तो 1 पाउंड का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 0.4536 kg। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मात्रकों के गुणज की बात किया जाए तो सूचित करने के लिए उपसर्ग का इस्तेमाल होता है। जैसे 1 किलोमीटर संकेत में क्या हम लोग km लिखते हैं। ठीक है, तो इस 1 किलोमीटर में हम लोगों का कितना 1000 मीटर होता है, जो कि 10 के घातों के लिए कुछ उपसर्ग नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों का 1000 यानी कि 10 के पावर 10 मीटर होता है। ठीक है, यही होता है हम लोगों का घात। आइए कुछ घातों को हम लोग और समझते हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे उपसर्ग के रूप में गीगा होता है, तो गीगा का जो घात होता है वो 10 के पावर 9 घात होता है। ठीक है, इसे संक्षेप में हम लोग क्या बोलते हैं, तो जी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हम लोग का क्या है, मेगा है। मेगा के 10 के पावर कितना होता है, 6 घात होता है, और इसको हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो m से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हम लोग का क्या, किलो है। किलो में 10 के पावर 3 घात होता है, जिसे हम लोग इंडिकेट क्या चीज़ से करते हैं, तो k से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगला जो है हम लोग का इसमें क्या, मिली है। ठीक, तो मिली जो होता है 10 के पावर -3 घात वाला होता है, और इसे हम लोग m से सूचित करते हैं। उसके बाद होता है माइक्रो। माइक्रो का जो पावर होता है 10 के पावर -6 होता है, इसे हम लोग
स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग अंग्रेजी में म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का नैनो जो होता है 10⁻⁻9 घात वाला होता है, इसे हम लोग स्मॉल n से सूचित करते हैं। उसके बाद है हम लोग का पीको का जो पावर होता है 10⁻12 होता है, इसे हम लोग p से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बीमाएँ की बात करें, जो भी बीमा होता है, तो आइए एक बार उनको भी देख लें। तो यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई एवं समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः हम लोग ml एवं t संकेतों का प्रयोग किया जाता है या फिर करते हैं। तो यांत्रिकी में प्रयुक्त विभिन्न व्युत्पन्न राशियों को ml/t की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम लोगों का पहला मात्रक है क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल का जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बीमा के रूप में लिखने के लिए लंबाई को भी हम लोग L से इंडिकेट करते हैं, चौड़ाई जो भी होता है उसको भी हम लोग लंबाई के रूप में नाप के क्या L से ही इंडिकेट करते हैं। इसलिए हम लोग L गुने L करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का L स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपके क्षेत्रफल का क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। इसे हम लोग L स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर M स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का आयतन। तो आयतन का भी क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या चौड़ाई को भी हम लोग लंबाई में ही नापते हैं, ऊंचाई को भी लंबाई में ही मापते हैं, और लंबाई तो लंबाई होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 को L को गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का LQ आता है, ठीक है। हम लोग इसे LQ भी लिख सकते हैं या फिर MQ भी लिख सकते हैं, यानी कि मीटर क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से और भी हम लोगों का जो मात्रक होता है उसे हम लोग विमाएँ में बदल सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या तीसरा एक दिया गया है घनत्व। घनत्व का जो होता है क्या द्रव्यमान बटा आयतन होता है, जिसे हम लोग ml/Q के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग का L स्क्वायर यदि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है, तो इसे पूरी तरह व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या m0 L2 और T0 लिखा जाता है। इसी प्रकार आयतन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ml⁻³ और T0। देखिए mlt का एक और है, इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद तीनों को एक साथ समझाते हैं। तो घनत्व का जो विमीय सूत्र होगा क्या ml⁻³ और T⁻0। तो यहाँ पे जो समझने वाला बात है, अभी आपको बताया कि बीमा जो होता है हम लोग क्या ml/t के फॉर्म में क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अगर क्षेत्रफल का पूछेगा तो क्षेत्रफल में हम लोगों का मात्रा क्या होता है, तो L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का L के पावर कुछ नहीं है, तो L के पावर पे हम लोग क्या 0 लगाते हैं। L के पावर पे कितना है 2 है, तो 2 लगा दिए, और T के पावर पे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या 0 लगा दिए, ठीक। उसी प्रकार हम लोग का यदि Q का पूछ रहा है तो Q में भी हम लोग सेम प्रोसेस आजमाएंगे कि ml/t लिखेंगे, ठीक। m पे कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे, ठीक है। m पे कुछ नहीं है तो क्या 0 लगाएंगे। l पे हम लोग का क्या है पावर में 3 है, तो पावर में 3 लगा दिए, और t पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए। तो ये हो गया हम लोगों का मात्रक को हम लोग बीमा में कन्वर्ट कर दिए। सेम इसी टाइप से आप किसी भी मात्रक को बीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का कुछ प्रमुख मात्रक दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है, इसमें सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो यहाँ पे एक फैडम होता है, जो कि लगभग 6 फीट का होता है, ठीक है। एक फैडम में आपका 6 फीट होता है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे किलोमीटर दिया गया है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर, यानी 10⁻³ मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सेंटीमीटर जो आता है,
तो इसमें 1 सेंटीमीटर में हम लोग कितना 1/100 यानी कि 10⁻⁻2 मीटर होता है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग का 1 मिलीमीटर को जो मापा जाता है, अगर इसको मीटर में बदला जाए तो क्या हो जाएगा 1/1000 यानी कि 10⁻³ मीटर। ठीक, इसी प्रकार 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मील जो होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है वो 3.28 फीट के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एक नाविक मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो हम लोग का निर्वात में प्रकाश वर्ष जो होता है 1 वर्ष में चली गई दूरी होता है। ठीक, जिसे हम लोग 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर बता सकते हैं। और हम लोग का जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है पारसेक, जो कि 1 पारसेक बराबर जो होता है हम लोग का कितना 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसे हम लोग नंबर सिस्टम में क्या करेंगे 3.08 × 10⁻16 मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो प्रकाश वर्ष होता है पारसेक जो होता है एक प्रकार का खगोलीय मात्रक होता है। तो इस एक खगोलीय मात्रक में हम लोग क्या होता है 1 वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी हुई है उसी को हम लोग क्या खगोलीय मात्रा के द्वारा मापते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या होगा 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक, तो ये हम लोग का लंबाई का बड़ा से बड़ा मात्रक हो गया। अब जो होता है लंबाई के छोटे मात्रकों की बात कर लिया जाए तो इसमें होता है हम लोग का 1 मील। तो 1 मील जो होता है 2.54 × 10⁻³ सेंटीमीटर के बराबर होता है। वहीं पे 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है माइक्रोन यानी कि 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का क्या नैनोमीटर। नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है या फिर 1 मिली माइक्रोन के बराबर होता है। फिर हम लोग का इसमें आता है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। और 1 फर्मी जो होता है हम लोग का 10⁻15 मीटर के बराबर में होता है। ये सभी जो मात्रक है ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ व्युत्पन्न राशि दिया गया है, उसका प्रकृति परिभाषा विमाएँ एवं उसका जो व्युत्पन्न एसआई मात्रक होता है उन सबको देखते चलते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो सबसे पहला है क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की प्रकृति की बात करें तो ये एक अदिश राशि होता है। ठीक, इसका परिभाषा जो होता है ये लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, इसकी विमाएँ की बात करें तो यहाँ पे L² हो जाएगा। और इसका व्युत्पन्न एसआई मात्रक की बात करें तो यहाँ पे हम लोग मीटर स्क्वायर के रूप में जानते हैं। दूसरा जो है हम लोग का आयतन है। आयतन भी एक प्रकार का अदिश राशि है और इसका जो परिभाषा होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है यानी कि LQ होता है। ठीक, इसे हम लोग एसआई मात्रक में क्या मीटर क्यूब के रूप में जानते हैं। उसके बाद है हम लोग का घनत्व। घनत्व एक अदिश राशि है जिसका परिभाषा जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और इसकी विमाएँ की बात करें तो ml के पावर -3 हो जाएगा, जिसे हम लोग व्युत्पन्न एसआई मात्रक में क्या किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यू के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला जो है हम लोग का चाल है। चाल भी एक अदिश राशि है। इसके परिभाषा की बात करें तो दूरी बटा समय अंतराल हो जाएगा, जिसका बीमा जो होगा LT के पावर -1 यानी कि LT इन्वर्स हो जाएगा। और एसआई मात्रक जो होगा वो होगा मीटर सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग का वेग है। वेग एक सदिश राशि होता है। इसके परिभाषा की बात करें तो इसमें विस्थापन बट्टा समय अंतराल हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी बीमा सेम वही चाल वाला ही होता है क्या LT इन्वर्स। ठीक है,
तो जब बीमा सेम होगा तो इसका एसआई मात्रक भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है, मीटर सेकंड इन्वर्स होता है। ठीक है, उसके बाद है त्वरण। त्वरण जो होता है यह एक सदिश राशि है। ठीक, इसका जो परिभाषा होगा वो होता है वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल, और इसका जो बीमा होगा वो होगा LT के पावर -2। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर सेकंड स्क्वायर होता है -2। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का बल। बल एक सदिश राशि है। ठीक, और इसका जो परिभाषा होता है वो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, क्या, द्रव्यमान गुने त्वरण। इसकी बीमा की बात करें तो MLT के पावर -2 हो जाएगा, और यहीं पे इसका ऐसा ही मात्रक हम लोग या तो न्यूटन बता सकते हैं, नहीं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बता सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर है इसमें हम लोग का दाब। दाब एक अदिश राशि है। इसका जो परिभाषा होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगर बीमा की बात करें तो बीमा हो जाएगा ML इन्वर्स T के पावर -2, और इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, दाब का हम लोग का एसआई मात्रक डायरेक्टली बोल सकते हैं पास्कल। ठीक, अगर पास्कल आपको ऑप्शन में कहीं ना मिले तो वहाँ पे हम लोग का न्यूटन मीटर -2 हो जाता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का संवेग। संवेग जो होता है एक सदिश राशि है। इसका जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। इसमें हम लोग का MLT के पावर -1 जो होता है वो इसका बीमा होता है। इसमें एसआई मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगला है हम लोग का क्या, ऊर्जा। ऊर्जा या कार्य जो होता है दोनों एक ही होता है, ये दोनों अदिश राशि होते हैं। ठीक, इनके परिभाषा की बात करें तो ये बल गुने विस्थापन होता है इसमें। और इसके बीमा की बात करें तो बीमा जो होता है ML² T के पावर -2 होता है। और इनके व्युत्पन्न एसआई मात्रक की बात करें तो इनका व्युत्पन्न एसआई मात्रक डायरेक्टली जूल होता है। इनकेस अगर आपके ऑप्शन में जूल ना देखने को मिले तो वहाँ पे आपको न्यूटन मीटर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर या फिर जूल। ठीक है, अगला जो है वो है हम लोगों का शक्ति। तो देखिए शक्ति भी एक अदिश राशि है। इसके परिभाषा कार्य या ऊर्जा बट्टा में समय अंतराल होता है। ठीक, इसका बीमा ML-2 और T के पावर -3 में होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। अगर वाट ना मिले तो आपको जूल प्रति सेकंड भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का आवेग। आवेग एक सदिश राशि है। इसमें बल गुने समय अंतराल इसका परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। और बीमाएँ की बात करें तो MLT इन्वर्स हो जाएगा। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है। इसका परिभाषा द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर होता है। इसकी बीमा की बात करें तो ML² T के पावर 0 होता है। और एसआई मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद है हम लोग का प्रतिबल। प्रतिबल जो होता है हम लोग का एक अदिश राशि है। इसका जो परिभाषा होता है वो होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। और इसकी बीमा की बात करें तो ML इन्वर्स T के पावर -2। इसका एसआई मात्रक जो होता है पास्कल होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इसके बाद है इसमें विकृति। विकृति एक अदिश राशि है। इसके परिभाषा की बात करें तो राशि में परिवर्तन बटा में मूल राशि। बीमा की बात करें तो यहाँ पे M0L0T0 होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हम लोग का प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक जो होता है एक अदिश राशि होता है। इसकी परिभाषा जो होगी वो प्रतिबल बट्टा विकृति होगी। और बीमा की बात करें तो ML इन्वर्स T के पावर -2। वहीं पे हम लोग इसका एसआई मात्रक की बात करें तो पास्कल हो जाएगा या फिर आपका न्यूटन मीटर पावर में -2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग सभी राशि देख लिए, उसका परिभाषा क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, बीमाएँ क्या होगी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है,
ये सब हम लोग देख लिए। अब चलिए आगे अपने गति को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गति जो होता है हम लोगों का अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक है। इसी परिवर्तन को हम लोग क्या गति यानी कि मोशन कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह अन्य वस्तुओं की अपेक्षा विराम में चला जाता है, यानी कि एट रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। समय के साथ अगर कोई भी वस्तु हो, अगर समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन हो भी नहीं करता है तो उसको हम लोग विराम अवस्था बोलते हैं, ठीक। लेकिन वही अगर एक तरफ से दूसरे तरफ गति करते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो गति है, गतिमान है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का गति और विराम। अब देखिए, चलती रेलगाड़ी के डिब्बा में बैठा व्यक्ति जो होता है रेल पटरी की अपेक्षा गति में है, ठीक है। यानी कि पटरी की अपेक्षा में जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो तो गति में होता है। यही कारण है कि ट्रेन जो होता है एकाएक अगर रुके तो व्यक्ति क्या करेगा, आगे की ओर धक्का खाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, डिब्बा के अपेक्षित वह विराम में है, ठीक। देखिए, ट्रेन जब चलता है तो यहाँ पे हम लोग का पटरी क्या होता है, विराम अवस्था में रहता है। उसके अपेक्षा अगर देखा जाए तो ट्रेन में जो व्यक्ति बैठे हैं वो तो क्या गति में है, लेकिन गति में वास्तविक में क्या है, तो उस रेल का डब्बा है। रेल का डब्बा गति में है लेकिन उसमें बैठे हुए व्यक्ति क्या है, अपने विराम अवस्था में है, ठीक है। अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है उन वस्तुओं को बताना जरूरी है। परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह गति और विराम दोनों पर आपेक्षिक यानी कि रिलेटिव है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या गति समझ लिए, विराम समझ लिए, अब समझते हैं गति के प्रकारों के बारे में। तो गति के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे कई प्रकार के गति होते हैं, जिसमें हम लोग का सबसे पहला रैखिक गति होता है, ठीक। रैखिक, एक मिनट, गति जो है मुख्य रूप से आपसे 5 से 6 प्रकार की पूछी जाती है, ठीक। आपकी गति जो होता है 5 से 6 प्रकार की होती है, जिसमें आपका सबसे पहला क्या होता है, रैखिक गति। तो रैखिक गति का मतलब जो होता है कि रैखिक गति में किसी वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर नीचे सरकता बालक, ठीक है। ये सब क्या है, रैखिक गति है। रैखिक गति का मतलब है कि एक रेखा पर चलने वाली वस्तु, यानी एक रेखा पर गमन करने वाली वस्तु में क्या होता है, रैखिक गति होता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो क्या एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। या फिर बालू पे कोई बच्चा क्या होता है, फिसलता है तो वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद है हम लोगों का यादृच्छिक गति, ठीक, यानी कि रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन जो होता है वो उसमें पिंड की गति निश्चित पथ पर नहीं होती है, ठीक, अपितु बदलती दिशाओं में होती है। यानी कि इसके पिंड में कोई गति क्या निश्चित पथ पर यानी निश्चित रास्ते पे नहीं होता है, ये अनेक दिशाओं से बदलती हुई दिशाओं में होती है, ठीक। जैसे उड़ती मक्खी की गति, ठीक। उड़ती मक्खी जो होती है वो अनेक दिशाओं में क्या अपने आप को घुमा सकती है, अपने किसी भी दिशा में वो अपने आप को क्या बदल सकती है, ठीक। उसी प्रकार है फुटबॉल मैदान में खिलाड़ी की गति। फुटबॉल मैदान में जो भी प्लेयर खेलते हैं उनकी कोई दिशा इंडिकेट नहीं, मतलब फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी दिशा में क्या करते हैं, बॉल को खींचते हैं और प्ले करते हैं, ठीक है। फिर बर्तन में गैस अणुओं की गति। तो गैस का तो आपको पता ही है कि इनका कोई रास्ता या दिशा नहीं होता है, इनको जिधर से हवा मिले उसके विपरीत दिशा में निकल पड़ते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का दूसरा गति हो गया। अब तीसरा गति जो होता है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन।
जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, मतलब कोई भी वस्तु एक गोल सर्कल में चलता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, मतलब सूर्य के चारों ओर क्या करता है, पृथ्वी एक ही पथ पे गोल गोल घूमते रहता है। ठीक, उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति। ये जो होता है एक निश्चित सर्कल में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, यानी कि वृत्त पर घूमते रहता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, वृत्तीय गति। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का दोलनी गति। ठीक है, तो दोलनी गति जो होता है जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है उसे ही हम लोग दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, लोलक की गति। ठीक, जो लोलक जो होता है हम लोग के घड़ी में लगा हुआ होता है। ठीक है, जो कि हम लोग का वैसा घड़ी जो आवाज़ करता है घंटे के हिसाब से, उसमें क्या वो जो लटका हुआ रहता है वो हम लोग का लोलक होता है। ठीक, झूला में क्या होता है कि बच्चे एक निश्चित बिंदु के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये हो गया आपका दोलनी गति। उसके बाद है हम लोग का आवर्त गति। तो जब कोई पिंड या वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों में दोहराती रहती है उसे ही हम लोग क्या, आवर्त गति बोलते हैं। जैसे झूले की गति। ठीक, ये एक निश्चित समय में अपने क्या अंतराल को बदलते रहती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो सिलाई मशीन का सुई होता है उसकी गति को, वो भी क्या करता है, एक निश्चित समय में अपने कार्य को क्या, अपने दोलन को मतलब पूरा करते रहता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का आवर्त गति। उसके बाद है हम लोग का असमान गति। तो असमान गति एक सरल रेखा पर बताई गई दिशा में कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उस गति को असमान गति कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गति सब समझ लिए। इसमें एक और जो आता है वो होता है क्या, एक समान गति। ठीक, तो जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर दूरी समान दिशा में तय करती है तो उसकी गति एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कही जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई बस पूर्व दिशा में प्रत्येक 1 घंटे में 60 किलोमीटर, प्रत्येक आधे घंटे में 30 किलोमीटर, प्रत्येक 1/4 घंटे में 15 किलोमीटर में 15 किलोमीटर चलती है और प्रत्येक 1 मिनट, प्रत्येक 1 सेकंड में और सेकंड के अंशों में इसी प्रकार चलती है, तब बस की गति एक समान होती है। ठीक है, एक समान गति में जो होता है औसत चाल या वेग और ताक्षणिक चाल या वेग, ये समान होते हैं। ठीक है, ताक्षणिक वेग का जो परिमाण होता है ताक्षणिक चाल होती है, परंतु औसत वेग का परिमाण जो होता है औसत चाल नहीं होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का गति कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं अपने विस्थापन को। तो यहाँ पे हम लोगों का जो विस्थापन होता है वो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिति x1 से x2 तक चलती है तो x2 माइनस x1 द्वारा उसका विस्थापन d दिया जाता है, अर्थात d बराबर x2 माइनस x1। जैसे कि आपको मान लीजिए कि इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 0 से, ठीक, और अंत तक जाते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग का x2 का वैल्यू क्या होता है, ये 5 किलोमीटर, और x1 का वैल्यू क्या होता है, ये 0 होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं। तो यहाँ पे 5m यानी कि 5 मीटर में से हम लोग 0 मीटर घटाते हैं तो हम लोग कितना बचता है, 5 मीटर ही बचता है।
ये जो है आप लोगों का क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन समझ लिए। तो जब x तो जब x1 से x2 बड़ा होता है तब d धनात्मक होता है, किंतु जब x1 से x2 छोटा होता है तब d ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या, जब 0 से 5 तक गए तो यहाँ पे हम लोग का क्या, 5 तो धनात्मक है, लेकिन हम लोग इसी को उल्टा कर दें कि ये जो 5 किलोमीटर से है हम लोग वापस अपने जगह पर आए, यानी इधर से हम लोग अगर जा रहे हैं तो इधर से तो हम लोग 5 किलोमीटर उधर गए जो कि पॉजिटिव में होगा, लेकिन उधर 5 किलोमीटर से वापस हम लोग चल के क्या 0 के पास आएंगे तो यहाँ पे हम लोग का x1 का वैल्यू हो जाएगा 5 किलोमीटर और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो है हम लोगों का x2 का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है 0 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का क्या -5 ही वैल्यू निकल के आता है जो कि हम लोग का क्या ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विस्थापन को अच्छे से समझ लिए। अब समझते हैं अपने वेग और चाल को, यानी कि वेलोसिटी और स्पीड। तो देखिए वेग क्या होता है, कोई वस्तु कितनी तेज और किस दिशा में चलती है यह बताने वाली राशि को हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अपरिवर्ती रूप से गतिमान वस्तु के वेग की परिभाषा प्रति इकाई समय में विस्थापन के रूप में दी जाती है, अर्थात किसी पिंड या वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हम लोग का x2 माइनस x1 बटा में t2 माइनस t1। ठीक है, जिसे हम लोग डायरेक्टली d/t के रूप में जानते हैं। यहाँ पे हम लोगों का t जो होता है वो t2 माइनस t1 जो कि समय अंतराल है। ठीक है, कितने समय में कितनी दूरी तय की है, जिसमें हम लोग का विस्थापन जो है वो d हुआ है। ठीक है, d हम लोग का क्या है, विस्थापन है, t हम लोग का क्या है, समय अंतराल है। चूंकि समय हमेशा आगे बढ़ता है तो t हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अतः वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन का है। तो जब विस्थापन धनात्मक होगा यानी कि धनात्मक दिशा में होगा तो गति धनात्मक दिशा में होती है और वेग धनात्मक होता है। चाहे निर्देशांक रेखा वेग ऋणात्मक होता है, चाहे निर्देशांक रेखा जो होता है पर कहीं भी विस्थापन होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके विपरीत जब विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक होगा और गति ऋणात्मक दिशा में होती है। तो यहाँ पे वेग समझ लिए। अब आइए समझते हैं अपने चाल को। तो चाल जो होता है सिर्फ यह बताती है कि वस्तु कितनी तेज चल रही है। ठीक है, इसमें दिशा का ख्याल नहीं किया जाता है, अर्थात किसी पिंड या वस्तु की चाल इकाई समय में तय की गई दूरी है। ठीक, चाल वेग का सिर्फ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। तो चाल या वेग का जो मात्रक होता है यह दूरी का मात्रक विभाजित समय का मात्रक होता है। ठीक, अतः चाल या वेग का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये अन्य प्रचलित मात्रक यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, फुट प्रति सेकंड और मील प्रति सेकंड है। एक समान चाल की बात करें तो यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रहा है। ठीक है, तो एक समान चाल समझ लिए। वहीं पे अगर एक समान वेग को पूछा जाए तो देखिए, जब बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो,
किसी वस्तु का विस्थापन बराबर होता है तब उसका वेग एक समान या अचर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सदिश को पढ़ेंगे। ठीक, तो सदिश क्या होता है, तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है उस राशि को सदिश राशि या सिर्फ सदिश कहते हैं। ठीक है, सदिश क्या होता है, जिसमें आपका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। उसी प्रकार से इसका उल्टा जब होगा अदिश राशि, तो अदिश राशि में देखिए कोई दिशा नहीं होता है लेकिन परिमाण जो होता है जरूर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए सदिश राशि का जो संकेत होता है किसी अक्षर के ऊपर तीर, जैसे ए के पावर ऊपर हम लोग क्या लिखे हैं, ए के ऊपर तीर लगाए हैं ना, इसी प्रकार से क्या इंडिकेट किया जाता है। और तब उसके परिमाण का संकेत सिर्फ वह अक्षर जैसे ए होता है। ठीक है, मूल बिंदु की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति दर्शाने वाला तीर स्थिति जो होता है वो सदिश होता है। ठीक है, और सदिश के परिमाण का भौतिक मात्रक जो होता है उसे जैसे कि स्थिर सदिश के लिए मीटर होता है। ठीक, तो सदिशों का योग जो होता है खास नियमों के अनुसार होता है। जैसे सदिश के उदाहरण में देखा जाए तो विस्थापन के अलावे अनेक भौतिक राशियां सदिश है, जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण इत्यादि। ये सभी जो है आपके सदिश राशि होते हैं। यहाँ पे सदिश राशि भी देख लिए। अब देखते हैं अपने अदिश राशि को। तो अदिश राशि जो होता है जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए एक सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि उसमें कोई दिशा नहीं होता है, उस राशि को हम लोग अदिश राशि या सिर्फ अदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे दूरी और ताप के अलावा अदिश राशियों के कुछ भौतिक उदाहरण द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, ऊर्जा, कार्य, शक्ति जैसी अनेक हो सकती है, जिसमें ये सब भी क्या विद्युत आवेश भी इनमें शामिल है। तो अदिश राशियों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने में साधारण अंकगणित के नियमों का उपयोग होता है। यहाँ पे अगर हम लोग सदिशों का योग की बात करें तो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु समतल में स्थित P से Q तक विस्थापित होती है। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग का डायग्राम बनाया गया है इसमें P और Q तक क्या है, विस्थापित हो रही वस्तु है। तब अतः वस्तु की परिणामी विस्थापन P से R तक होता है। तो इसका जो है परिणाम जो होता है कहाँ तक, P से लेकर R तक विस्थापित होता है। तब दूसरे शब्दों में विस्थापन सदिश वेक्टर है और विस्थापन सदिश B वेक्टर का योग परिमाणी विस्थापन सदिश वेक्टर C होता है, अर्थात A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर में C वेक्टर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया हम लोग का विस्थापन सदिश A वेक्टर और B वेक्टर का परिणामी विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, किंतु इसमें सदिश A वेक्टर और B वेक्टर के परिमाणों का योग जो होता है सदिश यानी कि C वेक्टर के परिमाण के बराबर नहीं होता है, अर्थात A प्लस B नॉट इक्वल टू C। अतः परिणामी सदिश वह एकल सदिश है जिसका वही प्रभाव होगा जो जोड़े जाने वाले सदिशों का सम्मिलित प्रभाव होता है। इस प्रकार हमें दो सदिशों को जोड़ने की एक ज्यामितीय या ग्राफीय विधि मिलती है। यह योग की त्रिभुज विधि यानी कि ट्रिंगल मेथड ऑफ एडिशन कहलाती है, जो इस प्रकार है।
सदिश ए वेक्टर में सदिश बी वेक्टर को जोड़ने के लिए पहले सदिश ए वेक्टर को एक तीर द्वारा निरूपित किया जाता है और तब समान स्केल पर सदिश बी वेक्टर को एक दूसरे तीर द्वारा इस प्रकार निरूपित किया जाता है कि उसकी पूंछ सदिश ए वेक्टर के शीर्ष से प्रारंभ करें, तब सदिश ए वेक्टर की पूंछ से बी वेक्टर के शीर्ष तक खींचा गया तीर परिणामी सदिश सी वेक्टर को पूर्णतः निरूपित करता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु को एक साथ दो वेग हो तो जिनका निरूपण एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं द्वारा किया गया हो, तो परिणामी वेग का निरूपण उस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा होगा जो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से खींचा गया है। ठीक है। सदिश और अदिश में अंतर की बात करें तो देखिए, सदिश ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है और यह सदिश के योग का नियम का पालन करता है। इसके विपरीत अगर अदिश की बात करें तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसे दिशा नहीं होती है, तो अदिश राशियों को जोड़ना, घटाना या गुणा करना साधारणतः अंकगणित के नियमों के अनुसार होता है। ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग विस्थापन और दूरी में अंतर की बात करें तो विस्थापन स्थिति का परिवर्तन है। ठीक, यह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर सिर्फ निर्भर करता है। गति के पथ से स्वतंत्र होता है। इसका परिमाण प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सरल रेखीय दूरी अर्थात न्यूनतम दूरी होता है और इसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। अतः विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक, इस प्रकार विस्थापन बताई गई दिशा में चली गई दूरी होती है। यहाँ पे हम लोग चाल और वेग में अंतर की बात करें तो चाल इकाई समय में चली गई दूरी होती है जिसमें गति की दिशा की जिक्र नहीं होता है। अतः चाल सिर्फ परिमाण होता है और यह अदिश राशि होता है। इसके विपरीत वेग जो होता है बताई गई दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी होती है। अतः वेग को परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो यह एक सदिश राशि होता है। चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन से संभव है, जबकि वेग में परिवर्तन उसके परिमाण में उसकी दिशा या परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। अतः अचर वेग में अचर चाल अनिर्वहित है, जबकि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोगों का कोणीय वेग क्या होता है। ठीक है। कोणीय वेग तो देखिए, समय के साथ ध्रुवांतर द्वारा घूमे गए कोण की दर को हम लोग कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसका संकेत जो होता है ओमेगा होता है। ठीक है। यदि समय t में ध्रुवांतर कोण थीटा से घूमा गया हो तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का थीटा बाई टी होता है। ठीक है। अतः कोणीय वेग का एसआई मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। जब कोण थीटा रेडियन में पाया जाता है तब वहाँ पे थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है एस बाई आर। ठीक है।
जो कि हम लोग समीकरण से समझ सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा S/R/T होता है, अतः 1/R इंटू S/T बराबर हम लोग का V/R होता है। ठीक है, यहाँ पे V बराबर यानी कि वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, R इंटू ओमेगा, अर्थात रेखीय कोण जो होगा वहाँ पे हम लोग का त्रिज्या गुने कोणीय वेग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं अपने त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को। तो देखिए, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा होता है, और वह ऋणात्मक माना जाता है यदि वेग घट रहा होता है। ठीक, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या अवत्वरण यानी कि डी एक्सेलरेशन या मंदन भी कहा जाता है। ठीक है, यदि t1 से t2 के बीच समय अंतराल में वेग v1 सदिश से बदलकर v2 सदिश हो जाए तो वेग में परिवर्तन v2 सदिश माइनस v2 सदिश और समय अंतराल t2 माइनस t1 के अनुपात को इस समय अंतराल में औसत यानी कि एवरेज त्वरण ए वेक्टर कहा जाता है। अर्थात हम लोग का ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बटा में t2 माइनस t1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का जो औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा होती है, अतः त्वरण को परिमाण और दिशा दोनों होता है, अर्थात त्वरण एक सदिश राशि है। स्पष्टतः त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अन्य प्रचलित मात्रक जैसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और फुट प्रति सेकंड यानी कि फुट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये रहा हम लोग का त्वरण। अब बात करते हैं एक समान त्वरण की। तो यहाँ पे हम लोग का एक समान त्वरण की बात करें तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान या अचर यानी कि यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट कहा जाता है। इसके विपरीत यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण असमान या चर कहा जाता है। जब त्वरण एक समान होता है तो किसी समय पर तात्क्षणिक त्वरण औसत त्वरण के बराबर होता है। यदि वेग एक समान हो तो त्वरण शून्य होगा। उदाहरण के लिए हम सीधी सड़क पर विराम से चलती कार को लेते हैं, तब प्रारंभ में उसका वेग शून्य होता है। ठीक, क्योंकि कार विराम से चलना शुरू करती है। यदि मान लें कि कार का वेग 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड है और आगे भी ऐसा ही है। अतः प्रति सेकंड कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है, अर्थात कार एक समान त्वरण यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बशर्ते 1 सेकंड से छोटे अंशों में भी वेग का परिवर्तन की दर समान होता है। तो ये यहाँ पे हम लोगों का जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इस चैप्टर से कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपका ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है उन सबको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहला बनने वाला है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु को गति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे की, तो किसी पिंड या वस्तु के चाल यानी कि स्पीड इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है
अर्थात चाल जो होता है दूरी बट्टा समय के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पे हम लोग का जो अगला टॉपिक बनने वाला है वो वेग का बनने वाला है। यानी किसी पिंड या वस्तु का वेग वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी होता है। अर्थात वेग जो होता है विस्थापन बटा समय के रूप में होता है। ठीक है। अगला जो है किसी पिंड या वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कहते हैं। अगला है जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जिस राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उस राशि को हम लोग सदिश राशि यानी कि वेक्टर कहते हैं। अगला है जो दो वस्तुएं गतिमान हो तो उनमें किसी एक का दूसरे की अपेक्षा जो वेग होता है वह आपेक्षिक वेग कहा जाता है। ठीक है। अगला है समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण जो होता है वेग का परिवर्तन बटा समय होता है। अगला जो इसमें टॉपिक बनने वाला है वो है ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन यानी कि रिटार्डेशन कहते हैं। उसके बाद है अगला, एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण अचर रहता है परंतु वेग की दिशा बदलती रहती है। ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो है हम लोगों का इसमें जो है जब कोई वस्तु या कण एक वृत्त पर चलता है तो समय के साथ वृत्त के केंद्र से वस्तु या कण को मिलाने वाली त्रिज्या को घूमने के कोण के परिवर्तन की दर को उसका कोणीय वेग कहते हैं। अर्थात कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो है ध्रुवांतर को घूमने का कोण बट्टा में व्यतीत समय। ठीक है। यहाँ पे एक और हम लोगों का प्रश्न बचा हुआ है वो है रेखीय वेग। तो रेखीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिज्या गुने कोणीय वेग अर्थात v बराबर आर ओमेगा। तो इस चैप्टर से हम लोगों का जो भी प्रश्न बनने वाला था उन सभी को हम लोग अच्छे से देख लिए। आशा करता हूँ कि आपके इस टॉपिक से हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए।